वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो नाउन वाला जो पूरा पार्ट है वो आपको मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो हम संज्ञा तो पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज में लिए जाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करते हैं। यदि नाउन्स को बार बार रिवाइज नहीं किया जाए, उसकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और बच्चे भी साथ में जोड़ सकें। इंग्लिश ग्रामर मैंने आपकी कल क्लास नहीं ली थी, ठीक है, कल मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया था, लेकिन आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको नाउन कंप्लीट करवा चुका था, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज फॉर ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा शब्द होता है जो यूज फॉर ए नाउन, यानी कि नाउन के लिए काम आता है। ठीक है, नाउन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसका जो हिंदी में यदि हम देखें तो ये वो शब्द होते हैं जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर या फिर उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि हम बार बार नाउन को यूज में नहीं लें, इसलिए हम उसकी जगह प्रोनाउन को काम में लेते हैं। और बात करते हैं कि प्रोनाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके टाइप देखते हैं। तो इंग्लिश में वैसे जो प्रोनाउन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके 9 टाइप होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं केवल 7 टाइप को पढ़ेंगे। तो आखिर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं एक बार देख लीजिए। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो तीसरा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम इनको कहा जाता है। आपको हिंदी से कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, चौथा है वो है डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा प्रोनाउन की हम बात करते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभागवाचक। ये डिवाइड करने वाले होते हैं, विभागवाचक सर्वनाम। छठवें हम सर्वनाम की बात करें, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और सातवां है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हम 7 पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकल और एम्पैथिक प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, लेकिन उनको हम पढ़ेंगे नहीं, वो अपने कुछ काम के हैं नहीं, वो मेनली इनमें ही आ जाते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इन सभी प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद इंडेफिनिट
और उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए इनको कि इनमें कौन कौन से आते हैं, कुछ इनके एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ओके, एक बार ये रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी भी जानवर या हम बात कर सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में कुछ भी बताते हैं। ठीक है, कुछ भी बताते हैं। इनका जो बोध कराया जाता है, इनके स्थान पर जो प्रयोग में किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं आप देख लीजिए। आई, वी, इसके बाद ही, सी, इट, दे और यू, ये सारे होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल बताता हूँ जैसे आपको, जैसे वी आर गोइंग यानी कि हम जा रहे हैं। ठीक है, इट ड्रिंक वाटर, इसका मतलब होता है कि उसने पानी पिया। ठीक है, उसने पानी पिया। तो इट का जो प्रयोग होता है वो जनरली होता है या तो जानवरों के लिए या फिर किसी भी वस्तु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी 3 केस बनते हैं। कितने? 3 केस बनते हैं इसमें। इस प्रोनाउन में भी 3 केस बनते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, किनको शामिल किया गया है। तो इसमें आता है आई और बी। कौन सा आता है? इसमें आता है आई और बी जो प्रोनाउन है वो केवल आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात करने वाला होता है, बात करने वाला होता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं कौन सा हूं? मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं। ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप कौन है? आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड जो पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसमें केवल यू आता है। क्या आता है? यू आता है। ये कौन से होते हैं? जो बात सुनने वाला होता है, बात सुनने वाला होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको यू बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? यू बोलता हूँ, यानी कि आप सेकंड पर्सन होते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो मैं अपने आप को आई बोलूंगा, या फिर हम बहुत सारे होते हैं तो हम अपनी टीम है तो हम अपने आप को वी बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या है? हम बात करने वाले हैं, आप बात सुनने वाले हो तो आप होते हैं सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन होता है यदि हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, किसी अन्य वस्तु की हम बात करते हैं तो वो आता है थर्ड पर्सन के अंदर। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये तो भाई थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसी प्रकार इसका मतलब होता है कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। ठीक है, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट, दे जो प्रोनाउन होते हैं ये थर्ड पर्सन में आते हैं। और इसका जो मतलब होता है ये होता है कि जिसकी बात की जाए, जिसकी बात की जाए, यानी कि यह कोई अन्य हो सकता है, यानी यह कोई दूसरा हो सकता है कि जिसकी भी बात की जाए वो किस में आएगा? वो थर्ड पर्सन के अंदर आता है। अब इनको डिवाइड किया गया कि कौन से इनमें सिंगुलर हैं, कौन से इनमें सिंगुलर हैं यानी कि ये एक वचन वाले हैं, और कौन से इनमें प्लूरल हैं यानी कि बहुवचन वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो सिंगुलर में जो आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन की हम बात करें तो वी आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन की बात करें तो यू आता है, और हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो आता है दे। ठीक है, बी, यू और दे ये आते हैं सॉरी, ये सिंगुलर नहीं होते, ये होते हैं प्लूरल होते हैं। अब हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में आते हैं आई आएगा, ही आएगा, सी आएगा और इट आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं सिंगुलर यानी कि एक वचन वाले। मैंने आपको बता दिया कि जब
ये तो होता है पर्सनली होता है, यानी मैं अपने लिए यूज करता हूँ, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये थर्ड पर्सन वाले होते हैं, किसी और के लिए हम यूज करेंगे। और यू होता है हम सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं, यानी जो हमारी बात सुनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को भी यदि 3 केस में इनके और आगे डिवाइड किया जाए तो वो बनते हैं कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बनता है सबसे पहले, एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, अपने आप को ये व्यक्त करता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखने इस प्रकार से। तो हम सभी प्रोनाउन को चेक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई आता है सब्जेक्ट के रूप में, आई के बाद पजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई और ऑब्जेक्ट बनता है इसका मी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बी होता है बी, आवर, अस। यू के बारे में हम बात करें तो यू, योर, योर, यू आता है, है ना, यू, योर और यू, ठीक है। हम बात करते हैं ही के बारे में, यदि बात की जाए तो ही, हेज, हेम। सी के बारे में बात किया तो सी, हर, हर, ठीक है। और हम बात करें किसके बारे में, अब एक और रह गया, इट के बारे में यदि हम बात करें, किसके बारे में, इट के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट, इट्स और इट। और हम बात करें किसके बारे में, दे के बारे में हम बात करते हैं तो दे, देयर और देम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये केस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और बनता है पॉजिटिव प्रोनाउन और बनता है ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव होता है, ये हम खुद अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये पर्सनली यूज किए जाते हैं, या तो हम आई के लिए माई यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या है, वो माई बुक, ठीक है, अवर बुक, ठीक है, योर बुक, एक बुक को ले लीजिए आप, एक नाउन ले लीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब हिज के लिए बात करते हैं तो हिज ब्रदर, हर के लिए बात करते हैं तो हर सिस्टर या हर ब्रदर जो भी हो, ठीक है। तो फीमेल के लिए यूज किया जाता है सी और मेल के लिए यूज किया जाता है ही, ये होता है सेकंड पर्सन। और बी होते हैं जब पर्सनल में हम बहुत सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो आते हैं, और पर्सनली यदि फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाता है तो आई का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन में जब बहुत सारे आ जाते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो आपको पढ़ना है वो है हु, हुज, हुम, इसके अलावा विच और व्हाट, ठीक है। ये क्या पूछते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इनसे क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का आंसर जवाब मिलना चाहिए। तो ये आते हैं क्वेश्चन पूछने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहे जाते हैं, यानी कि उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एक बार ये रब कर देता हूं और फिर अब अपन आगे पढ़ते हैं, ओके। चलिए अब जो अपना नेक्स्ट प्रोनाउन का प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं उनके द्वारा क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउन देख लेते हैं, हु, हुज और हुम, ठीक है। इन तीनों का उपयोग किया जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए इनका उपयोग किया जाता है, हु, हुज और हुम। हु होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, हुज होता है ये इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद जो हुम होता है ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हु, हुज और हुम का उपयोग व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए किया जाता है। और अब हम बात करते हैं, एक होता है विच, विच। तो विच का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है, यानी कि कोई भी थिंग हो सकती है या भी कोई भी क्या पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और इसका उपयोग सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है, यानी कि सिलेक्शन यानी कि चुनना होता है कि इनमें से कौन सी, ठीक है। जैसे बहुत सारी बुक लिखी हैं तो बोलेंगे विच इज योर बुक्स, यानी कि इनमें से कौन सी जो बुक है वो तुम्हारी है, ठीक है। तो इस तरह से विच का उपयोग सिलेक्शन के लिए भी किया जाता है। और होता है व्हाट, व्हाट, ठीक है। तो ये होते हैं सारे के सारे, ये होते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहा जाता है, ठीक है। अब इनके हम थोड़े एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल बताया था विच के बारे में,
कि विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, और आता है क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्योंकि कैसे हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही निर्माण करेंगे, प्रश्नवाचक बाकी ही बनाएंगे। ठीक है, तो विच का मतलब है कौन सा या कौन सी, इज माना है योर बुक यानी तुम्हारी बुक, ठीक है, तुम्हारी पुस्तक। तो बहुत सारी पुस्तक रखी हुई है, बहुत सारी बुक रखी हुई है, तो उनमें से पूछा गया कि इनमें से आपकी कौन सी बुक है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए बताता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या बुक एक थिंग हो गई, यानी कि एक कोई पुराना कोई वस्तु हो गई, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं, हु रोट दिस लेटर। ठीक है, तो यहां पर हु का प्रयोग हुआ है वो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, यानी कि रोट माने होता है लिखा, दिस लेटर यानी कि यह जो पत्र है वो किसने लिखा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेकंड फॉर्म है, वर्ब की क्या है, एक सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट यानी कि लिखना, और सेकंड फॉर्म होती है रोट यानी कि लिखा गया है। ठीक है, और लिख चुके हैं, रिटन। ठीक है, ये होती है थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हु रोट दिस लेटर यानी कि यह जो पत्र है वो किसने लिखा है। ठीक है, तो ये हु प्रयोग किया गया है वो किसके स्थान पर प्रयोग किया गया था, वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं, व्हाट इज दिस यानी कि यह क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रोनाउन के अंदर आता है। और हम देखते हैं हुज के बारे में, देखते हैं हुज होता है वो, इसका जो मतलब होता है, हु का हम मतलब सोच सकते हैं कि कौन। ठीक है, हुज का जो मतलब होता है उसकी मीनिंग हम सोच सकते हैं कि किसका या किसकी, किसका या किसकी। ठीक है, जैसे कि हुज का एक एग्जांपल देख लीजिए, हुज बुक इज दिस। ठीक है, हुज बुक इज दिस, इसका मतलब होता है कि यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, दिस बुक है, यह पुस्तक किसकी है। हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, इससे इसका यह मीनिंग निकलता है। तो किसकी या किसका से रिलेटेड होता है वो होता है, आपको याद रखना है, हुज का प्रयोग किया जाता है, और हुम का प्रयोग है वो ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कि जिनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु, हुज, हुम। और ये होते हैं हु का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, हुज का प्रयोग पॉजेसिव के रूप में किया जाता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन तीनों का प्रयोग ही हम किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं कि व्यक्तियों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं, जो तीसरा प्रोनाउन है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन। जैसे इसका की मीनिंग से पता चल रहा है कि संबंधवाचक यानी कि वो किसी न किसी वाक्य को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि संबंध बनाने का काम करता है। ठीक है, रिलेट करने का काम करता है, इसी कारण उनका जो नाम है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम इनको ही पढ़ने वाले हैं, हु, हुज और हुम। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है दैट। ठीक है, तो इन्हीं का ही उपयोग वहां पर किया जाता है। जो तीसरा जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि संबंधवाचक। ठीक है, तो ये संबंध बताने का कार्य करते हैं। इनके प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इनके अंदर भी हम इनके बारे में ही पढ़ते हैं, यानी ये भी होते हैं हु, पॉजेसिव होता है हुज, और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है हुम का। और इसके अलावा एक होता है दैट। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से रिलेट करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर तो जो प्रयोग किया गया है हु, हुज और हुम का, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। ठीक है, लेकिन जब इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है तो किस प्रकार से इनका यूज होता है देख लीजिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बिच का ही उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, बिच, इसमें बिच भी आता है, बिच का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही ब्रोक माई स्लेट, ही ब्रोक माई स्लेट बिच। स्लेट से पहले कॉमा लगाते हैं, बिच आई बॉट यस्टरडे। तो इसका मीनिंग निकलता है कि ही ब्रोक माई स्लेट, यानी कि उसने मेरी जो स्लेट है वो उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है। विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था।
तो इसने क्या किया है, इस बिच ने यहाँ पर क्या किया, रिलेट करने की कोशिश की है, कि संबंध बनाने की कोशिश की है। ये पहला वाक्य बन जाता है, ये दूसरा वाक्य बन जाता है, और उन दोनों को बीच में जोड़ने का कार्य किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। तो उसने बताया, स्लेट के बारे में बताया कि ही ब्रोक माई स्लेट, उसने मेरी क्या स्लेट तोड़ दी थी, उसने मेरी स्लेट तोड़ दी है, ऐसे बोल सकते हैं। कौन सी स्लेट की बात कर रहे हैं, वह स्लेट जिसको मैंने कल खरीदा था, इसका मतलब ये निकलता है। तो इस प्रकार से ये रिलेट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ एक एग्जांपल, देखिए, आई हैव रीड द बुक दैट यू गेव मी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देखा है, इसका मतलब निकालते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से दैट ने रिलेट किया है। पर दैट का यूज हुआ, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किस प्रकार से इसने यहाँ पर रिलेट किया आपने देखना है कि मैं उस पुस्तक को पढ़ चुका हूं, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, ठीक है। यानी कि जिस पुस्तक को तुमने मुझे दिया था, मैं उस पुस्तक को पढ़ चुका हूं। तो ये पुस्तक के बीच में रिलेट करने का कार्य करता है, संबंध बनाने का कार्य करता है। कौन सी पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, उस पुस्तक की बात कर रहे हैं जिसको तुमने मुझे दिया था, तो उस पुस्तक को मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने ब्रिज का बता दिया, दैट का बता दिया, ठीक है। और बता देता हूं, और देखिए हु का उपयोग देख लीजिए, आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसका मीनिंग निकलता है कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु माने जो, क्योंकि ये कनेक्ट करने का कार्य करता है, तो आपको ये जो शब्द यूज में लेना है, ठीक है। हु माने जो, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में कहाँ खड़ा था, वो क्लास में आगे खड़ा था, ठीक है। कि मैं उस लड़के को जानता हूं जो क्लास में आगे खड़ा था। तो किस लड़के की बात हो रही है, उस लड़के की बात हो रही है जो क्लास में आगे खड़ा था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिलेट करने का कार्य करते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कारण इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, संबंधवाचक प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो संकेतवाचक प्रोनाउन का उपयोग होता है किसी दूसरे को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर आते हैं दिस, ठीक है, दैट, दीज और दोज, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। एक बार मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अब जो अपना नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको कहा जाता है संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम का जो उपयोग किया जाता है वो ऐसे प्रोनाउन इनके अंदर आते हैं जिनके अंदर हम किसी ना किसी को इंडिकेट करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, दिस है, दैट, दीज और दोज, ठीक है। और इंडिकेट कैसे करते हैं, एक तो हम किसी पास वाली चीज को इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर हम जो दूरी वाली, जो दूर स्थित चीज है उसके बारे में हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस, आपको याद रखना है कि दिस और दीज, इन दोनों का जो उपयोग किया जाता है वो निकट वाली यानी समीपता की स्थिति को दर्शाता है। समीपता यानी पास वाली वस्तु के लिए किया जाता है। और जो दैट होता है और दैट के साथ दोज होता है, इनका जो उपयोग किया जाता है वो दूर वाली वस्तु के लिए किया जाता है। किसमें, दूर वाले सेंस में किया जाता है, दूर वाले सेंस में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पास वाले में यदि किसी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इनकी एक वचन की हम बात करें तो दीज, दिस का प्रयोग होता, ठीक है, और दीज का प्रयोग होता है वो प्लूरल के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से दोज का प्रयोग होता है वो भी हम प्लूरल के लिए करते हैं, और जो दैट का प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन प्रोनाउन के साथ इनकी एक खास जो इनका जो विशेषता होती है, इनकी निश्चित विशेषता होती है कि इन प्रोनाउन के साथ डायरेक्टली क्या आती है, वर्ब आती है। डायरेक्टली क्या आएगी, वर्ब आएगी। यानी कि यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, इसके बाद में डायरेक्ट क्या आती है, वर्ब आएगी। देखिए एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं कि दिस इज माई पेन, ठीक है। तो दिस क्या है,
एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये संकेतवाचक प्रोनाउन है। तो ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है दिस इज माई पेन, यानी कि यह पेन मेरा है। मैं बोलूँ कि दिस इज माई मार्कर, तो यह मार्कर मेरा है, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस मार्कर को, क्योंकि ये मार्कर मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, तो इसलिए हमने दिस का प्रयोग किया। और सिंगुलर है तो इसलिए भी हमने दिस का प्रयोग किया। ठीक है, मैंने आपको बताया इनके जस्ट बात क्या आती है, वर्ब आती है। और हम बात करते हैं दूर की, बात करते हैं तो मैं दूर की लिखता हूँ दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, यानी कि वह तुम्हारी पुस्तक है, वह तुम्हारी बुक है। वो दूर की बात कर रहा है, किसी वो दूर रखी हुई बुक है उसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं, दीज आर आवर टॉयज, ठीक है, और दोज आर योर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दीज आर आवर टॉयज, यानी कि बहुत सारे दे रखें, बे ज्यादा की संख्या में, लेकिन कैसे हैं, पास में स्थित हैं। ठीक है, तो दीज आर आवर टॉयज, मैं बोलूँ कि दीज आर आवर टॉयज, यानी कि जितने भी ये जो खिलौने हैं, यानी कि ये सारे कैसे हैं, हमारे खिलौने हैं, यानी कि ये हमारे खिलौने हैं, इसका मतलब निकलता है। और दोज आर योर्स, वो तुम्हारे हैं। दूर की हम बात करते हैं कि वो तुम्हारे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोज आर योर्स, कि वो तुम्हारे हैं। तो इसका उपयोग भी हमने किया प्लूरल के लिए, और हमने दूर के लिए किया, डिस्टेंस के लिए किया। ये कहाँ है, डिस्टेंस में रखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी इंडिकेट करने का काम करता है, चाहे वो खुद के लिए करें, चाहे वो दूसरों के लिए करें, चाहे वो पास के लिए करें, चाहे वो दूर के लिए करें। ठीक है, तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक का मतलब जिसमें कोई भी का कंफर्म नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, जैसे कि वन है, यानी कि कोई भी एक हो सकता है। अब कौन है वो एक, इसका भी पता नहीं है। नन है, यानी कोई भी नहीं हो सकता, अब ऐसा कोई भी नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं है। जैसे सम है, यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है। क्या है, सम का मतलब होता है कुछ, तो इसमें भी कुछ पता नहीं है कि कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं, कितनी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्यू है, ऐसे ही ऑल है, मैनी, ठीक है, समबडी, नोबडी। हाथ क्या, तो अब नोट करते चलिए। ठीक है, और इसके साथ आता है एनीबडी, अदर और ईटीसी। तो ये जितने भी प्रोनाउन मैंने आपको बताए, ये सभी आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, यानी कि इनसे हम किसी भी चीज या किसी भी आदमी या किसी वस्तु को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वन, नन, सब माने कुछ होते हैं, फ्यू माने भी कुछ होता है, ऑल का मतलब सब के सब, अब कितने सब में कुछ भी पता नहीं है। मैनी माने भी बहुत सारे होते हैं, सम बॉडी यानी कि कुछ आदमी, नो बॉडी यानी कोई भी नहीं है, एनी बॉडी यानी कोई भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अदर से दूसरे, लेकिन कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं, इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये किसकी स्थिति को बताता है, अनिश्चय, यानी कि ये क्या है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि इनडेफिनेट है, इसी कारण इनको कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कि नन हेल्प मी, नन हेल्प मी, इसका मतलब होता है कि नन हेल्प की मतलब, नन का मतलब होता है किसी ने भी नहीं, यानी कि नन का मतलब क्या है, सारा का सारा नेगेटिव में चला जाता है, किसी ने भी नहीं, यानी कि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसका जो सेंटेंस का जो मीनिंग निकलता है वो है कि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तो किसी ने भी, इसका मतलब क्या है, ये भी इंडेफिनिट हो गया, यानी कोई भी कंफर्म नहीं है कि हम कितने लोगों की बात करें। तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तो ये इसका एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, और देखते हैं, फ्यू विल पास। ठीक है, चाहे कोई एग्जाम हो या किसी भी कोई जॉब प्रेफरेंस हो, ठीक है, सब में क्या बताया गया कि फ्यू विल पास, यानी कि कुछ ही हैं जो कैसे हुए, पास होंगे, यानी कि कुछ ही पास होंगे। तो फ्यू विल पास, इसमें से कुछ ही पास होने वाले हैं, कुछ ही सिलेक्ट होने वाले हैं। तो कुछ कितने हैं, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसी कारण इनको इंडेफिनिट में रखा गया है। और देखते हैं, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम वर इंडियन,
वर इंडियंस। तो मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, इसका मतलब होता है कि मैनी ऑफ देम यानी कि उनमें से बहुत सारे, वर इंडियंस यानी कि इंडियन थे, यानी कि भारतीय लोग थे। तो इसमें क्या है, उनमें से बहुत सारे भारतीय लोग थे, लेकिन कितने लोग थे इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल उपयोग के लिए काम में आते हैं। इसमें क्या होता है, जो किसी भी जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जब कुछ भी बताता है तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, तो आई हर्ट माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई है। क्या, अपने आप को ही नुकसान किया है, खुद को ही चोट पहुंचाई है। तो माई सेल्फ एक प्रोनाउन हो गया, और ये किसको इफेक्ट डाल रहा है, और ये जो इफेक्ट डाल रहा है ये डाल रहा है आई पर, यानी कि मेरे ऊपर ही डाल रहा है। ठीक है, तो आई क्या एक सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या बताया गया है कि मैंने खुद को ही क्या किया, चोट पहुंचा ली। ठीक है, खुद को ही चोट पहुंचाई। तो यानी हमने क्या किया कि हमने अपने ऊपर इसका इफेक्ट डाला है, तो इसी कारण ये होते हैं कौन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये पर्सनली काम आते हैं, यानी कि निजवाचक सर्वनाम के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको एक एग्जांपल देके बताया। तो ये कौन कौन से होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उन पर्सनल प्रोनाउन में यदि सेल्फ लगा दिया जाता है तो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल्फ का जो प्रयोग होता है वो होता है पॉजेसिव के साथ में होता है। किसके साथ, पॉजेसिव के साथ में प्रयोग होता है। जैसे कि आई का पॉजेसिव होता है माई, ठीक है, बी का होता है अवर, हम बात करते हैं यू का पॉजेसिव होता है योर, हम बात करते हैं ही का पॉजेसिव होता है हिज, और सी का पॉजेसिव होता है हर, और इट का पॉजेसिव होता है इट्स, और दे का जो पॉजेसिव होता है वो होता है देयर। आपको याद रखना। ठीक है, तो इन पॉजेसिव के साथ ही बनता है यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो किस प्रकार से बनते हैं, इनके साथ हमको यूज करना है, या तो हम इनके साथ सिंगुलर हुआ तो सेल्फ का यूज करेंगे, किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और यदि प्लूरल होगा तो हम इसके लिए यूज करेंगे सेल्व्स का। ठीक है, यहीं पर एफ को हटाकर क्या कर दिया जाता है, मैंने आपको बताया था BES लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो माई का बन जाता है रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, अवर का बन जाता है अवर सेल्फ, सॉरी ये क्या है, ये प्लूरल है, अवर प्लूरल है तो ये बनता है अवर सेल्व्स। ठीक है, अब यू की हम बात करते हैं। यदि यू का प्रयोग होता है, हम इसका प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और प्लूरल नाउन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यदि किसी एक बंदे की मैं बात करूं कि तुम, तो मैं किसी को बताऊं केवल एक बंदे की बात करूं तो ये सिंगुलर के रूप में इसका यूज होगा, और यदि बहुत सारे खड़े हैं तब भी मैं बोलूंगा कि तुम, यानी कि बहुत सारे, तो इसका यूज होगा, यू का यूज होगा वो प्लूरल के लिए होगा। ठीक है, तो जब योर का यूज हम करते हैं, जब सिंगुलर के रूप में करते हैं तो आता है योर सेल्फ। ठीक है, और जब इसी योर का उपयोग हम यूज में इसका यूज किया जाता है वो होता है, यदि हम प्लूरल के लिए करते हैं तो यह आता है योर सेल्व्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिज का तो आएगा हिज सेल्फ, इसी प्रकार का हर का आएगा हर सेल्फ, इट का आएगा इट सेल्फ, और बात करते हैं देयर का आएगा देयर सेल्व्स। ठीक है, सेल्व्स। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखते हैं। ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल यू के साथ ही ले लेते हैं। तो यू कैन गो होम योर सेल्फ, यहाँ पर योर सेल्फ यूज किया है, यानी कि जो यू है वो कैसा है, एक सिंगुलर पर्सन है,
यानी कि वो एक ही बंदा है। तो इसका मतलब निकलता है तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो, होम माने घर, योर सेल्फ यानी खुद ही, तो तुम अपने घर खुद ही जा सकते हो, ठीक है, यानी कि तुम अपने घर खुद ही जाओगे, इसका मतलब ये निकलता है बेसिक, यदि हम इसका मीनिंग निकालें तो, ठीक है। तो इसमें हमको यूज किया गया वो योर सेल्फ का यूज किया गया है। यदि हम इसी सेंटेंस में यदि हम यूज करते हैं कि यू कैन गो होम योर सेल्फ, तो ये भी जो सेंटेंस है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योर सेल्फ आ गया है। इसका मतलब क्या आता है, ये यू है, ये सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल है, यानी कि इसमें बहुत सारे बंदे आते हैं, कितने, बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे की हम बात कर ली है, ठीक है, एक से अधिक की हमने बात कर ली है, तो उसमें आ जाएगा योर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके सारे के सारे प्रोनाउन, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है, 7 प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए, तो ये सारे प्रोनाउन है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। शायद एक प्रोनाउन इसमें रह गया है, वो रह गया है इसमें, कौन सा प्रोनाउन रह गया है, रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बता दिया है, एक रह गया है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं आइदर, और आता है नाइदर, और आता है ईच, एनी, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। आइदर और नाइदर का जो यूज किया जाता है वो केवल 2 के लिए किया जाता है, 2 के लिए, चाहे वो 2 व्यक्ति हो चाहे 2 वस्तु हो। ईच और एनी का जो प्रयोग किया जाता है वो 2 से अधिक के लिए किया जाता है, 2 से अधिक, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूं, आइदर का मतलब होता है कि 2 में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है कि 2 में से कोई सा भी नहीं, ये नेगेटिव सेंस को बताता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टेक either of these 2 apples, ओके, तो ये एग्जाम्पल होता है, इसका मतलब होता है कि टेक आइदर ऑफ दीज, यदि, और 2 एप्पल्स, यानी कि आपके पास 2 एप्पल है, 2 सेब रखे हुए, इनमें से आप कोई सा भी उठा लीजिए, ठीक है, 2 एप्पल है, इनमें से आप कोई सा भी एप्पल उठा लीजिए, तो ये किसके आया, 2, यानी कि 2 किसी भी थिंग्स, यानी कि 2 एप्पल्स के लिए आइदर का यूज किया गया है। यदि इसी को हम यदि हम नाइदर के साथ जोड़ दें तो हम लिख देते हैं टेक नाइदर ऑफ दीज 2 एप्पल्स, तो इसका मतलब बन जाता है कि इन दोनों सेब में से आपको कोई सा भी नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि टेक नाइदर ऑफ दीज 2 एप्पल्स, इसका मतलब है कि इन दोनों एप्पल्स में से, दोनों सेब में से आपको कोई सा भी नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैं आपको एक ईच का भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, देख लीजिए। ईच ऑफ यू कैन गो होम, इसका मतलब क्या होता है कि ईच ऑफ यू यानी तुम में से प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक कैन गो होम यानी कि घर जा सकता है, यानी कि तुम सबके सब घर जा सकते हो, इसका मतलब ये निकलता है। तो ईच का प्रयोग होता है ईच ऑफ यू, यानी तुम में से प्रत्येक, यानी कि बहुत सारे के लिए इसका यूज किया गया है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए, 2 से अधिक तो होंगे, 2 से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका उपयोग किया जा सकता है। यदि हम ईच का यहाँ पर हटा के इसको हम नन कर देते हैं, नन का मतलब कोई भी नहीं, तो इसमें से इसका जो मतलब निकलता है वो है कि तुम में से कोई भी व्यक्ति है, इन तुम में से कोई भी है वो घर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे जो प्रोनाउन है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, 7 प्रकार के मैंने आपको प्रोनाउन कंप्लीट करवा दिए। तो इस तरह से आपका ये प्रोनाउन वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउन हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ब वाला टॉपिक, कौन सा, वर्ब। इसके बाद हम वर्ब करते हैं, क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कब, मंडे को, ठीक है। तो मंडे को हम आगे पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सारे पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताऊंगा, करीब एक क्लास तो उनकी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो हमने नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, अब जो नेक्स्ट हम मंडे को जो क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो ठीक है, ये सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके साथ में उनको आपको क्या करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन होती है वो भी आपको मिल जाती है, ठीक है। कल की क्लास हुई नहीं थी तो
कोई नहीं, आज हमने क्लास कंप्लीट कर ली है और इसके बाद ही हम रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। रहा सवाल पीडीएफ का, सवाल बताया, आप लोग बोलते हो कि सर पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो पीडीएफ या तो आज शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएगी, यदि आज आपको नहीं मिलती है तो कल आपको पक्का है वो पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मंडे को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।